समाज को कैसे संगठित किया जाना चाहिए, ये सवाल मतलब सदियों पुराना है। क्या किसी की योग्यता के आधार पर या फिर सिर्फ जन्म के आधार पर? आज हम इसी बहुत बड़े सवाल की गहराई में उतर रहे हैं और हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। भगवद गीता के एक श्लोक का एक मॉडर्न सोशियोलॉजिकल विश्लेषण है, एक निबंध है जो ये बताता है कि सभ्यताएं क्यों फेल हो जाती हैं, और एक खास इलाके की कल्चरल हिस्ट्री की केस स्टडी भी है। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ अतीत को समझना नहीं है, हम ये समझना चाहते हैं कि योग्यता पर आधारित समाज का जो मूल विचार था वो क्या था, समय के साथ वो कैसे बिगड़ गया, और आज खासकर इस एआई के युग में हम एक न्यायपूर्ण और एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए इससे क्या सबक सीख सकते हैं। हाँ, ये चर्चा सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है। नहीं, ये भविष्य के लिए एक खाका तैयार करने के बारे में है। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं गीता के उस प्रसिद्ध श्लोक से, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, ये श्लोक अपने आप में एक तरह से एक प्रारंभिक समाजशास्त्र को समेटे हुए हैं। इसके 4 मुख्य पहलू हैं। पहला है चातुर्वर्ण्यम, मतलब समाज में 4 व्यापक रूप या प्रवृत्तियां होती हैं। ठीक है। दूसरा सृष्टम, यानी ये विभाजन प्राकृतिक है, कोई मनमानी चीज नहीं है। और तीसरा और चौथा सबसे जरूरी है, गुण और कर्म। गुण और कर्म। हाँ, मतलब ये विभाजन किसी के आंतरिक स्वभाव या उसकी प्रवृत्ति पर आधारित है, और वो प्रवृत्ति उसके काम या क्रिया के रूप में दिखती है। एक मिनट, इसमें गुण और कर्म की बात है, लेकिन इसमें जन्म शब्द कहाँ है? मैं तो हमेशा से यही सुनती आई हूँ कि ये व्यवस्था जन्म से जुड़ी है, पर इस श्लोक में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। आप बिल्कुल सही समझ रही हैं, और यही इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। और सबसे जरूरी बात जो इन स्रोतों में बार बार दोहराई गई है, ये रंग जन्म से तय नहीं होता। यही तो सबसे बड़ी बात है। हाँ, ये पूरी तरह से आपके स्वभाव और आपके कर्मों पर निर्भर करता है। और यहीं पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर ये जन्म पर आधारित नहीं है तो इसका मतलब है कि इसे बदला जा सकता है। बिल्कुल बदला जा सकता है। श्रोत में विश्वामित्र का बहुत शक्तिशाली उदाहरण दिया गया है। वो जन्म से एक क्षत्रिय, एक राजा थे। हाँ, राजा थे। लेकिन उनमें ज्ञान की ऐसी प्यास थी कि उन्होंने घोर तपस्या की, अपने गुणों को विकसित किया और आखिरकार ब्रह्मर्षि का दर्जा हासिल किया, जो केवल सर्वोच्च विप्रों को मिलता है। जी, ये इस बात का सबूत है कि वर्ण व्यवस्था कर्माधारित थी, जन्माधारित नहीं। ये एक हासिल की जाने वाली अवस्था थी, विरासत में मिली जागीर नहीं। और सिर्फ विश्वामित्र ही क्यों, स्रोत में भगवान कृष्ण के परिवार का भी जिक्र है, जो इस विविधता को और भी साफ दिखाता है। हाँ, ये एक बेहतरीन उदाहरण है। कृष्ण के पिता वसुदेव एक क्षत्रिय थे, लेकिन जिन्होंने उन्हें पाला, नंद, वे एक वैश्य थे, क्योंकि उनका काम पशुपालन और डेयरी का था, जो कि एक आर्थिक गतिविधि है। ठीक है। और गर्ग मुनि, जिन्होंने कृष्ण का नामकरण संस्कार किया, वे एक विप्र थे। तो एक ही परिवार के दायरे में आपको तीनों वर्ण मिल जाते हैं। एक ही परिवार में। इससे पता चलता है कि उस समाज में ये कितना स्वाभाविक था। बिल्कुल। इस मूल श्लोक में जन्म का कोई उल्लेख है ही नहीं। वाह। ये कोई कर्मकांडीय धर्मशास्त्र नहीं है, ये तो समाज की सत्ता मीमांसा है, मतलब सोशल ऑन्टोलॉजी। ये समाज की बनावट को समझने की एक कोशिश है। ये तो वाकई दिलचस्प है। तो ये कठोर जातियों के बारे में नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों के बारे में है। बिल्कुल। और यहीं पर श्री पीआर सरकार इस विचार को व्यक्तिगत धर्म से उठाकर सामाजिक स्तरीकरण तक ले जाते हैं। अच्छा, वो कैसे? सरकार के अनुसार जब एक जैसे गुण कर्म वाले, मतलब एक जैसी मानसिकता वाले लोग समूह बनाते हैं और समाज के संस्थानों पर हावी हो जाते हैं, तब सामाजिक वर्ग उभरते हैं। उन्होंने 4 समाजशास्त्रीय प्रकारों को परिभाषित किया है। कौन कौन से हैं वो? शूद्र, जिनमें शारीरिक श्रम का प्रभुत्व होता है। फिर क्षत्रिय, जिनमें शक्ति और नियंत्रण का। तीसरा विप्र, जिनमें विचार और बुद्धि का प्रभुत्व है। और चौथा वैश्य, जिनमें संचय और विनिमय की प्रवृत्ति होती है। यहाँ एक और बात है जो इसे वाकई रोचक बनाती है। सरकार एक सामाजिक चक्र की अवधारणा भी पेश करते हैं, है ना? हाँ, और ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। बिल्कुल। उनका कहना है कि ये वर्ग बारी बारी से सत्ता में आते हैं, कोई भी वर्ग स्थायी रूप से शासन नहीं करता। मतलब ये एक डायनामिक मॉडल है। जी, ये पश्चिमी सिद्धांतों से अलग है, क्योंकि यह चेतना आधारित है, मतलब आंतरिक स्वभाव से बाहरी संरचना बनती है। अगर मूल विचार इतना गतिशील और योग्यता आधारित था, तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई?
हमारे एक स्रोत में इसे ज्ञान मीमांसा संबंधी सभ्यतागत विफलता कहा गया है। ये सुनने में बहुत भारी शब्द लगता है। हाँ, ये सुनने में भारी है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। तर्क ये है कि भारत की सभ्यतागत विफलता पदानुक्रम का होना नहीं थी। अच्छा। असली विफलता थी योग्यता के मूल्यांकन को वंशानुक्रम से बदलना। गुण, कर्म यानी स्वभाव और कर्म की जगह जन्म जाति यानी जन्म ने ले ली। इसका मतलब है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया ही समाप्त कर दी गई। बिल्कुल, टेस्ट लेना ही बंद कर दिया गया। नतीजा पहले से ही तय था। ठीक, यही। और ये केवल सामाजिक अन्याय नहीं था, ये एक ज्ञान मीमांसा संबंधी पतन था। जब जन्म ही स्थिति का निर्धारण करने लगा तो प्रदर्शन और प्रतिभा अप्रासंगिक हो गए। सिस्टम ने प्रतिक्रिया यानी फीडबैक और आत्म सुधार की अपनी क्षमता ही खो दी। क्या इसका कोई ऐतिहासिक उदाहरण है? स्रोत में चीन का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। शाही चीन में भी पदानुक्रम था, लेकिन वहां अधिकारियों का चयन परीक्षाओं के माध्यम से होता था। अच्छा, तो वहाँ एक प्रक्रिया थी। हाँ, जिससे प्रक्रियात्मक गतिशीलता बनी रहती थी। भारत ने क्या किया कि पदानुक्रम को पवित्र बना दिया और प्रक्रिया को ही समाप्त कर दिया। और इस बंद व्यवस्था को और मजबूत किया गया होगा। बिल्कुल, अंतर्विवाह यानी एंडोगैमी और कर्मकांडीय शुद्धता की धारणाओं से इसे और भी मजबूत कर दिया गया। तो ये सब ऐतिहासिक रूप से कैसे सामने आया? चलिए राढ़ क्षेत्र के उदाहरण को देखते हैं। ये केस स्टडी बहुत दिलचस्प है। स्रोत बताते हैं कि शैव धर्म से प्रभावित राढ़ की मूल संस्कृति में कोई जातिगत भेदभाव नहीं था। मतलब ये वहां पहले से नहीं था? नहीं, जाति व्यवस्था एक बाहरी प्रभाव था, जिसे स्रोत में आर्यों का एक दोषपूर्ण उपहार कहा गया है। ये भी दिलचस्प है कि मगध शब्द का अर्थ ही जो वैदिक व्यवस्था का विरोधी है। हाँ, और भले ही जाति व्यवस्था राढ़ में प्रवेश कर गई, लेकिन शैव धर्म की गहरी जड़ों के कारण जाति आधारित घृणा पूरी तरह से जम नहीं पाई। और फिर क्या हुआ? बाद में जब शंकराचार्य के पौराणिक धर्म की कठोरता असहनीय हो गई, तो राढ़ के बहुत से लोगों ने अधिक मानवतावादी इस्लाम में शरण ली। ये दिखाता है कि जब मौजूदा व्यवस्था स्थिर और दमनकारी हो जाती है, बिल्कुल, तो लोग बेहतर विकल्पों की तलाश करते हैं। बिल्कुल। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने एक आदर्श देखा, उसका भ्रष्टाचार देखा और एक ऐतिहासिक उदाहरण भी। क्या इस तनाव को हल करने और एक संतुलित प्रणाली में वापस आने का कोई रास्ता है? यहीं पर सरकार के सिद्धांत से सद्विप्र की अवधारणा सामने आती है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, यदि गुण ही भेदभाव पैदा करता है तो मुक्ति कैसे संभव है? और सद्विप्र इसका जवाब कैसे है? सद्विप्र वह व्यक्ति है जो सभी चार गुण कर्म क्षमताओं को एकीकृत करता है, जो स्वार्थ से परे काम करता है और जो किसी भी एक वर्ग के अत्याचार को रोकने के लिए काम करता है। मतलब एक तरह से एक बैलेंसर। हाँ, आप कह सकती हैं। वे गीता के गुणातीत यानी गुणों से परे आदर्श का एक सामाजिक अवतार हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली, आशावादी और भविष्योन्मुखी विचार लगता है। मतलब नेतृत्व का एक ऐसा मॉडल जो प्रभुत्व पर नहीं बल्कि समग्र विकास और सेवा पर आधारित है। सही बात है। यह संतुलन और प्रतिक्रिया की व्यवस्था को बहाल करने के बारे में है। तो आज हमने एक लंबी यात्रा की है, गीता के योग्यता आधारित खाके से लेकर उसके जन्म आधारित व्यवस्था में भ्रष्टाचार तक और अंत में सद्विप्र के भविष्योन्मुखी आदर्श तक। और मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। श्रोतों का तर्क है कि सबसे बड़ी विफलता नैतिक नहीं बल्कि ज्ञानमीमांसा संबंधी थी, यानी प्रतिक्रिया और आत्म सुधार की क्षमता का खो जाना। तो हमारे आधुनिक दुनिया में शिक्षा से लेकर शासन तक ऐसी कौन सी प्रणालियां हैं जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया की व्यवस्था खो दी है और निरंतर मूल्यांकन के बजाय विरासत में मिली निश्चितता पर चल रही हैं? यह सोचने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इन नव मानवतावादी और प्राउटिस्ट विचारों को और गहराई से समझने के लिए सद्विप्राज मूवमेंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया जा सकता है और प्राउट को बेहतर ढंग से समझने और सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद करने के लिए प्राउट स्टडी सर्कल में भी शामिल हुआ जा सकता है। इस चर्चा को आगे बढ़ाने का यह एक शानदार तरीका है।